बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िर-ए-कराम 17 जून है और दिन है मंगल का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हर वक्त 2-3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जब बज़ाहिर लग रहा हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, ऐन उसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपना कोई ना कोई ऑप्शन का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 9 अप्रैल 2022 की रात से पहले किसी को यकीन नहीं था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर उन लोगों को मुसल्लत कर देगी जिन लोगों के ऊपर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ही केसेस बनवाए थे, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी। ये वो तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने केसेस बनवाए। इन तमाम लोगों को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जेलों में डाला और 9 अप्रैल 2022 की रात के बाद इन्हीं तमाम लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। तो पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खबर यह है कि एक नया प्लान लॉन्च हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब फारिग, जबकि नए वजीर आजम का नाम तक फाइनल कर लिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में डेवलप होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पिंडी की अहम तरीन शख्सियत ने तस्दीक कर दी है, बल्कि सब कुछ बता दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुझे यकीन है कई लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, फौज क्यों शहबाज शरीफ साहब को हटाएगी जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ कोई बात नहीं इस्टेब्लिशमेंट की टालते। मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटी हुई है। कोई एक अमल ऐसा नहीं है मौजूदा हुकूमत का जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी या उनकी मंशा के बगैर हो। तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत है रजीम चेंज की? इस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है शहबाज शरीफ को घर भेजकर नए वजीर आजम को लाने की? तो आप सिर्फ 9 अप्रैल 2022 की रात का मंजरनामा याद कर लिया कीजिए, क्योंकि उस टाइम भी सब कुछ ठीक था। उस टाइम भी हुकूमत और इदारे एक पेज पर थे। उस टाइम भी किसी को यकीन नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जाएगा जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा खाया, जिन लोगों के खिलाफ उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने सख्त रवैया अपनाया और उन तमाम लोगों के खिलाफ केसेस बनवाए। लेकिन 9 अप्रैल 2022 की रात हमने पाकिस्तान की सियासत का एक दूसरा रुख देखा। वही दूसरा रुख इस्लामाबाद में पिछले कई घंटों से दोबारा डिस्कस हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब फारिग हो रहे हैं, नए वजीर आजम का नाम तक फाइनल हो गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा किरदार है। ये एक बहुत बड़ा दावा इस्लामाबाद पिंडी की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने किया। आपको याद है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब भी कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं तो वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव दे रहे होते हैं। जब भी कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि इन दिनों में इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। 9 अप्रैल 2022 की रात से पहले भी कई ऐसे लोग थे जिनकी गुफ्तगू से इशारा मिल रहा था कि उस टाइम की फौजी लीडरशिप इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने जा रही है। इस टाइम भी कुछ लोग ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे ये इशारा मिलना शुरू हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं। वो कुछ सियासतदान हैं, कुछ साफी हैं, ये जब भी गुफ्तगू करते हैं ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नजर पेश करते हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से एक हैरानकुन दावा हुआ। हैरानकुन मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो दावा सुनने के बाद आप में से कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट के पास जो 2-3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं उन 2-3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है जिसके हवाले से अब तक का सबसे बड़ा दावा किया गया। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले एक ट्वीट देखिए। मैं आपको पहले एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। उस ट्वीट में एक खबर है। उस खबर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि शहर इक़्तिदार में इस खबर को लेकर क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा काम करने जा रही है? क्या इमरान खान ने इस काम की मंजूरी दी है? इस हवाले से एक ट्वीट देखिए, उसके बाद मैं आपको तफसीलात बताता हूं। ट्वीट है हैदर नकवी का। हैदर नकवी साहब जो हैं ये ARY के एक प्रोग्राम रिपोर्टर्स में बतौर तजिया निगार बैठते हैं। हैदर नकवी का बैकग्राउंड मैं आपको सिर्फ मुख्तसर सा बता दूं कि ARY के प्रोग्राम रिपोर्टर्स में, जिसमें हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन भी बैठते हैं, इस प्रोग्राम में हैदर नकवी साहब को किसी की सिफारिश पर रखा गया था। इनका कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है। इनका सिर्फ बैकग्राउंड ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। ये मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उनके करीब हैं। इस वजह से इनको पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पर प्राइम टाइम का स्लॉट दिया गया। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि एक ऐसा शख्स जो पिंडी के इतने करीब हो,
اگر وہ کوئی دعویٰ کرے گا، اگر وہ کوئی خبر دے گا تو اس خبر پر یقین کرنا یا اس خبر کی کھوج مزید لگانا بنتا ضرور ہے۔ حیدر نقوی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی 6 مہینے بعد جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام بطور وزیر اعظم دے سکتی ہے، وہ قومی اسمبلی میں ضمنی الیکشن لڑ کر آ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے حیدر نقوی کا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ کر ہنسیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف قمر جاوید باجوہ کا نام دے گی، وہ قمر جاوید باجوہ صاحب جن کو پاکستان تحریک انصاف مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ یعنی عمران خان کے ساتھ اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا 90% ہاتھ ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جو حکومت سے ہٹایا گیا، عمران خان کے خلاف جو ابتدائی طور پر مقدمات درج ہوئے، وہ سارے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہی دور میں ہوئے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف ہی قمر جاوید باجوہ کا نام بطور وزیر اعظم کیوں دے گی؟ اس حوالے سے حیدر نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا۔ پہلی میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو اس خبر کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ہم قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں دے سکتے۔ لیکن اسی حوالے سے ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ دیکھیے ویسے تو ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کی جو سیاسی اور دیگر اندرونی معاملات ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ سیاست میں اس طریقے سے عمل دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ آرمی کا جو قانون ہے وہ بھی اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ فوری طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایکٹیولی سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دے۔ لیکن 2023 میں ایک آرمی ایکٹ منظور ہوا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، کیئر ٹیکر حکومت تھی، یعنی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب تھے، وہاں پر وفاق میں وزیر اعظم جو تھے نگران وہ انوار الحق کاکڑ تھے۔ اسی دوران ایک بل پاس ہوا تھا آرمی ایکٹ۔ اس آرمی ایکٹ کی ایک شک تھی، اس شک میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب بھی کوئی ہائی پوزیشن پر رہنے والا افسر ریٹائر ہو جائے گا تو اس کی کل پابندی 2 سال کی رہ جائے گی۔ اس میں آرمی چیف کا نام بھی تھا، یعنی اگر کوئی شخص آرمی چیف ہے اور وہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہو گیا تو وہ 2 سال تک پاکستان میں سیاسی معاملات میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، کوئی گورنمنٹ آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا، یعنی بنیادی طور پر اس کے اوپر 2 سال کی پابندی ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بھی جو پاکستان کی فوج کی حساس پوزیشنز ہیں جس میں ایٹمی اثاثوں کی حفاظت ہے اور جو کی پوزیشنز ہولڈرز پاکستان کے فوجی جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد وہ 2 سال تک پاکستان کی سیاسی معاملات میں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اس شک کے اندر لکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے پابندی تھی 5 سال کی، یعنی 2022 میں قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے، اگر 2023 میں آرمی ایکٹ نہ آتا تو اس اعتبار سے باجوہ صاحب جو ہیں وہ 2027 تک کسی بھی قسم کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، کوئی گورنمنٹ آفس ہولڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن 2023 کی اس آرمی ایکٹ کی اس شک کے مطابق باجوہ صاحب 2 سال کے لیے سیاست سے دور تھے 2024 تک، اور اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب وہ سیاسی معاملات میں جو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیں، ایک نئی پارٹی بنانا چاہیں، کسی کی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑنا چاہیں، یعنی کچھ بھی کرنا چاہیں، ان کو آئین قانون نہیں روکتا۔ تو اس اعتبار سے حیدر نقوی صاحب کی یہ خبر اتنی تو درست ہو سکتی ہے کہ جناب قمر باجوہ صاحب کے اوپر جو فوج کا قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ قانونی طور پر، آئینی طور پر قمر جاوید باجوہ صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ باجوہ صاحب کا نام بطور وزیر اعظم نہیں دیں گے، ہم کسی اور شخص کا نام دے دیں گے۔ لیکن کہیں نہ کہیں شہر اقتدار کے جو باخبر صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو بطور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اگر عمران خان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہوتی ہیں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، اگر کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جا کر معاملات حل ہونے کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ان دنوں میں بہت ناممکن سا لگ رہا ہے، ان دنوں میں لگ رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان کے جو سخت ترین ٹویٹ سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اچھی خاصی دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کل یعنی اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا ورکرز کنونشن ہوا جو لاہور میں 2 سال بعد ہوا۔
यानी 9 मई के बाद से लेकर अब तक लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इवेंट नहीं हुआ था। कल पहला इवेंट लाहौर में हुआ और उस इवेंट को होने दिया गया। अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान की दीगर बहनें उस इवेंट में शरीक थी। भरपूर वर्कर कन्वेंशन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोगों ने उसमें शिरकत की। यानी एक फुल फ्लेज इवेंट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज ज़रूर हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो बातचीत की खबरें पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार के अंदर के जनाब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू हो चुकी है, और इमरान खान के इन ट्वीट्स के बाद वो मामला रुका था, अब वो मामला दोबारा शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हकीकत ज़रूर है। फिर ये हैदर नकवी साहब का ट्वीट, अब हैदर नकवी साहब की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है और जिस किस्म के इनके ताल्लुकात है, मैंने आपको बता दिया कि हैदर नकवी साहब जो हैं इनको ARY में जो प्रोग्राम की स्लॉट मिली वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मिली। इनका कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनके क्रेडिट के ऊपर कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि जनाब ये हो जाए, अगर वो हो गया उसकी बुनियाद के ऊपर इनको ARY के प्राइम टाइम का स्लॉट मिल गया, ऐसा नहीं है। इनको किसी की सिफारिश पर रखा गया, गो कि अब ये उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है जो ये खुद क्लेम करते हैं कि मैं ज़ाती मसरूफियत की वजह से उस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन एक बात शहर इक़्तिदार का हर सहाफ़ी जानता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, और अगर ये इस किस्म का ट्वीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से शायद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही यह खबर मार्केट में फ्लॉट की गई हो, शायद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही पल्स लेने के लिए इस खबर को मार्केट में फेंका गया हो, क्योंकि फैसल वाडा हो और सहाफ़ी हों और सियासतदान हों, ये वो तमाम लोग हैं, ये जब भी कोई बात करते हैं ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मार्केट की क्या राय है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं, उस हवाले से ये खबरें जो हैं वो मार्केट में शेयर की जाती हैं। अलबत्ता ये अब तक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि बतौर वज़ीर आज़म कमर जावेद बाजवा का नाम जो है वो कहीं ना कहीं गर्दिश कर रहा है। और आप ये याद रखिएगा कि जब भी पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा शख्स जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो, जब भी वो कोई खबर दे, जब भी वो कोई भी शोशा छोड़े, वो कहीं ना कहीं टेबल पर वो सिनेरियो डिस्कस ज़रूर होता है। यानी 9 अप्रैल 2022 की रात से पहले भी कई लोग ये कह रहे थे कि क्या पता शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं, क्या पता ये तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं। और कई लोग ये जब दावा करते थे तो हंसी आती थी कि इमरान खान और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट तो एक पेज के ऊपर है, फिर ये तमाम तर चीज़ें रिवर्ट कैसे हो जाएंगी, और हमने होते हुए देखा। पाकिस्तान की सियासत में आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। यानी वो इमरान खान जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब हो चुके थे, उसी इमरान खान के साथ बातचीत भी दोबारा शुरू हुई। गो के दरमियान में 2-3 दफ़ा बातचीत ख़राब भी हुई, इमरान खान ने सख्त किस्म के ट्वीट्स किए। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो वादा किया इमरान खान के साथ, यानी जो TORs तय हुए थे, टर्म्स एंड कंडीशंस जो तय हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अमल दरामद नहीं किया, या इमरान खान के साथ जो वादा किया गया था वो वफा नहीं हुआ। इस वजह से ये ताल्लुकात ख़राब हुए, इस वजह से मामला ख़राब हुए। जो भी है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हैदर नकवी साहब की ये जो ट्वीट है, ये जो खबर है, इसका रिबर्टल ऑफिशियली किसी इदारे की तरफ से नहीं आया। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इसके ऊपर तरदीद जारी कर दे, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई और बंदा जो है वो इस खबर को बेबुनियाद करार दे दे, फैसल वाडा कह दें, और हसन अयूब, इस तरह के बेशुमार लोग हैं ना जो इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो अभी तक इमरान, ये जो बाजवा साहब की बतौर वज़ीर आज़म तैनाती है, इस खबर को चैलेंज नहीं किया गया। इसी वजह से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इस खबर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि 6 महीने बाद बाजवा साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर ये कह रहा हूँ, मैं इस बात के ऊपर ज़रूर स्टैंड करता हूँ कि जब भी कोई खबर आती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई एक बैकग्राउंड ज़रूर होता है। और हैदर नकवी की खबर के पीछे भी कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर है जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर शायद हमें सामने नज़र आए। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आई एम श्योर कि जब इमरान खान को ये एक सिनेरियो पेश किया जाएगा तो इमरान खान 100% इस पूरी सूरत हाल को रद्द करेंगे। इमरान खान किसी सूरत भी इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान और कमर जावेद बाजवा साहब के जो आखिरी दिनों के ताल्लुकात हैं वो हम सब जानते हैं। मेरी इमरान खान से जब आखिरी दिनों में मुलाकातें हुई उनके जेल जाने से पहले, उन मुलाकातों में जो कुछ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा वो रिपोर्ट भी हो चुका है। तो ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाजवा साहब का नाम बतौर वज़ीर आज़म देगी। बहरहाल जो कुछ भी होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर
ناصر ہو، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، ایران کے لیے دعا کیجیے گا، ان تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا جو اس ٹائم یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔